हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस। तो जैसे कि हमने 6th क्लास के सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी शुरू कर रखी है और उस एनसीईआरटी के पहले 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 4th चैप्टर के बारे में, जिसमें बताया लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व। तो अगर हम इस चैप्टर के टाइटल को देखें तो इसका मीनिंग है कि हमारी गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, यानी कि हमारे टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैसा है, डेमोक्रेसी है। उस डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाने के अंदर कौन कौन से सहायक तत्व है जिनका योगदान है, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट्स है जो इस डेमोक्रेसी के अंदर काम करते हैं और सभी मिलकर इसे डेमोक्रेसी बनाते हैं। ऐसी कौन कौन सी क्या है चीजें हैं, इसी के अंदर क्या है ये पूछा है कि ऐसी क्या है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इसे डेमोक्रेसी बनाती हैं। ठीक है, ये इसके अंदर पूछा है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मिलकर इसे क्या बनाती हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मिलकर इसे क्या बना रही है, डेमोक्रेसी बनाती है। तो इसके अंदर पहली तो ये स्टोरी दे रखी है, ये एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती, इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ से जो हमने टॉपिक शुरू करना है वो हमने करना है भागीदारी क्या होती है, यानी कि किस प्रकार से जो आम जनता होती है वो सरकार के कार्यों में भागीदार करती है और अपनी तरफ से वो प्रतिनिधि चुनकर भेजती है, जिसके बाद में हम क्या कह सकते हैं, हमारे लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र की संज्ञा दे सकते हैं। तो ऐसे ये बता रखा है इसके अंदर। देखो, हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं। आपने पिछले पाठ में पढ़ा होगा कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर भी अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेने वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान में रखे। सभी सरकार को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद में सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है अगर वो लोग उसे बार बार चुने, यानी कि सरकार का बनना, सरकार का सत्ता में रहना किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लोग उसे बार बार चुन रहे हैं तो वो बार बार सत्ता में रह सकते हैं। चुनाव का समय लोगों के लिए एक वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। अब ये कहता है भागीदारी के कुछ अन्य तरीके भी होते हैं। पहला तो हो गया, ये किसके माध्यम से भागीदारी बता रखी है, वोट के माध्यम से लोग भागीदारी करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। अपना जब वो प्रतिनिधि भेजते हैं तो उस प्रतिनिधि के माध्यम से वो क्या करते हैं, भागीदार करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, मिलकर सरकार बनाती है, तो सरकार के माध्यम से वो भागीदारी करते हैं। ये 3 एलिमेंट्स तो होगी। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होता है। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में लोगों के भाग लेने और ठीक है, भाग लेने के और भी तरीके हो सकते हैं। क्या बताया, भाग लेने के उनके और भी तरीके हो सकते हैं, यानी कि वो किनके माध्यम से कर सकते हैं, तो वो चुनाव के माध्यम से भी भाग ले सकते हैं उनमें। ठीक है, लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उनकी आलोचना कर कर भी, कि लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि सरकार ने क्या किया है, किस प्रकार के काम कर रही है। या फिर सेकंड क्या देखते हैं, लोग क्या करते हैं, अगर सरकार ने कोई काम सही से नहीं किया तो वो उसके लिए उसकी क्या है, आलोचना करते हैं, जिसके माध्यम से भी वो उसका काम कर सकते हैं। यानी कि या तो वो उसके कार्यों की क्या कर सकते हैं, प्रशंसा, या तो वो क्या कर सकते हैं, आलोचना के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर वो क्या है, प्रशंसा के माध्यम से भी वो क्या कर सकते हैं, सरकार के अंदर कुछ चेंज ला सकते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय में बचाव में तर्क लेने के लिए लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लोगों की मांग को मानना पड़ा और बिजली के बढ़ाए गए दाम को फिर से घटाना पड़ा।
यानी कि इस तरह से क्या है, जो जनता होती है वो क्या करती है, विरोध प्रदर्शित भी करती है सरकार की कोई नीति के विरुद्ध में। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जवाबदेही है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्यवाही करनी चाहिए। इन तरीकों में धरना, जैसे कि ये बता रखा है, इसमें क्या है, धरना है, जुलूस है, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। इसके जरिए जो बात गलत है और असंगत, न्याय संगत नहीं है, उन्हें सामने लाया जा सकता है। यानी कि जो बात जनता जो है उनके हित में होनी चाहिए, अगर कोई बात, लेकिन वो सरकार जनता के हित की अनदेखी कर रही है, तो जनता क्या कर सकती है, किसी भी चीज को लेकर वो क्या है, विरोध कर सकती है और उस विरोध के थ्रू वो क्या कर सकती है, अपनी बात को मनवाने की शक्ति रखती है। कौन है, जो आम जनता है, उसके पास में ये पावर है कि वो विरोध के द्वारा भी अपनी कोई भी बात है, अगर वो बात सही है तो उसको मनवाने की सरकार से उसके पास में पावर है ये अलग से। अखबार, पत्रिकाएं और टेलीविजन में जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि हम टीवी और जो जैसे कि अखबार है, टेलीविजन है, अखबार टेलीविजन जो है, इनके माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, जनता के बारे में या सरकार के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो साझी की जा सकती है। ये मीडियम होते हैं एक, जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहां यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें। यानी कि अगर कोई नीति है वो लोगों के विरुद्ध बनाई जा रही है, उससे बहुत सारे जो लोग हैं उनका नुकसान होना तय है। तो ऐसी कंडीशन में जब वो लोग एकजुट होकर इस चीज का विरोध करते हैं, तो संभावित रूप से ही सरकार को उनके आगे झुकना पड़ता है, क्योंकि वो नीति काफी हजारों लाखों लोगों को प्रभावित कर रही थी। ठीक है, आंदोलन कर सकते हैं जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं तो देश कैसे चलाया जाता है, उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और मजबूत हो जाता है। यानी कि अगर लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक है तो वहां पर सरकार एक सफल सरकार होती है। उन्हें पता होता है कि उनके अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, उन्हें कैसे अपने अधिकारों की मांग करनी है, कब उनका दोहन हो रहा है, किस बात को लेकर उनको मतलब शोषित किया जा रहा है, तो उन्हें ये सारी चीजों के बारे में पता होता है। इसलिए वो सरकार एक सफल सरकार होती है जहां पर नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान हो। अगली बार हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता कर लेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। यानी कि लोगों की जब भी कोई विरुद्ध कोई भी डिसीजन आता है तो वो उसके विरुद्ध क्या करती है, विद्रोह करती है उसका। विवादों का समाधान, यानी कि कोई भी विवाद हो जाता है सरकार और जनता के मध्य में, तो उसका क्या है, सोल्यूशन कैसे किया जाता है। ठीक है, यानी कि विवादों का जो समाधान होता है वो किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे सरकार ने कोई भी पॉलिसी लॉन्च की, ठीक है, सरकार ने कोई भी पॉलिसी क्या है लॉन्च की, उस पॉलिसी को लेकर सरकार और जनता के विरुद्ध में कोई डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसको सोल्यूशन कैसे किया जाता है कि जनता भी संतुष्ट हो जाए और सरकार भी संतुष्ट हो जाए। विवाद तब उभरते हैं जब भिन्न-भिन्न क्या है, धर्म, संस्कृति और क्षेत्रों, आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ में तालमेल नहीं बिठा पाते, यानी कि उनके साथ में कोई भी विविधता हो और वो उस विविधता के साथ में मतलब कोई भेदभाव हो रहा है किसी भी लेवल के ऊपर उनके साथ में। ऐसा तब ही होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। अब हमें क्या देखना है कि समाज के अंदर कुछ विवादों के बारे में देखना है, कौन-कौन से बेसिक विवाद हैं। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई प्रकार समस्याओं का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस जिस रास्ते पर निकाले जाते हैं, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है।
कई बार हिंसा भड़काने का खतरा रहता है, कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार खासकर पुलिस ऐसे मौकों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवादों का समाधान निकल सके। नदियां भी कई बार विवाद का कारण हो सकती है, ठीक है। यानी कि मेन रूप से जो इसके अंदर कहा गया है कि यहाँ पर विवाद का कारण क्या है, तो विवाद का कारण किसको माना गया है? विवाद का कारण जो है ये विविधता को माना गया है, ठीक है। लोगों के अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रकार की विविधताएं होती है, उन विविधताओं को ही विवाद का कारण माना गया है। जैसे कई बार क्या है, नदियां हैं, धार्मिक जुलूस है, उत्सव है कोई, नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। जैसे कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी के पानी को विवाद है। कर्नाटक की कृष्णराज सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई का काम करता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरत भी पूरी होती है। तमिलनाडु के मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में भी सिंचाई होती है। यानी कि इसमें जो बताया है वो ये बताया कि किस प्रकार से लोगों में किन किन विषयों को लेकर आपसी क्या है, मतलब आपसी क्या है डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलते हैं। यानी कि कैसे वो आपसी उनके मध्य में विवाद देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। दोनों बांध ही एक ही नदी के ऊपर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी के उत्तरी छोर पर और तमिलनाडु का मैटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णराज सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों के अंदर पानी का विवाद बना हुआ है। किसको लेकर? नदी का जो पानी है उसका विवाद है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो सके। अगर मतलब क्या है, उस टाइम में दोनों राज्यों को ही एक सहमति से कोई भी फैसला लेना चाहिए ताकि दोनों राज्यों को पानी भी मिले और दोनों राज्यों के जो लोग हैं उनके अंदर भी किसी भी प्रकार का मनमुटाव भी ना देखना पड़े। इस चीज को लेकर क्या है, डिसीजन लेना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है समानता और न्याय, यानी कि लोगों के अंदर लोकतांत्रिक सरकार जो है वो क्या काम करती है। एक तो समानता स्थापित करने का काम करती है, एक उनको किसी भी विषय के ऊपर न्याय देने का काम करती है। अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर उसके साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किया जा रहा है तो उसको न्याय दो। और न्याय भी कैसा देना चाहिए, एक समय के ऊपर न्याय दो। अगर ये माना जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को न्याय देने में देरी की गई तो वो अन्याय के समान ही माना जाता है। अगर किसी को न्याय देना है तो वो समय पे न्याय दो। अगर कोई व्यक्ति है उसे न्याय देने में ही आपने 10 साल का टाइम लगा दिया तो वो वैसे ही अपनी लाइफ से पीछे चला जाएगा, 10 साल पीछे चला जाएगा वो। तो उसके लिए न्याय और अन्याय के अंदर कोई भी भेद नहीं रहेगा, यानी कि न्याय दो और समय पे न्याय दो। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है कि उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अस्पष्टता, अस्पष्टता का हमने किसके अंदर वर्णन किया है, तो आर्टिकल 17 के अंदर वर्णन किया है। इसमें वर्णन किया है स्पष्टता का, आर्टिकल 17 के अंदर प्रॉपर वर्णन किया गया है कि किसी के भी व्यक्ति के साथ में छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, इसकी मनाही की गई है। अगर किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा भेदभाव किया जाता है तो उस व्यक्ति के आर्टिकल 17 का ये उल्लंघन माना जाता है। और अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार, कोई भी फंडामेंटल राइट है, अगर उसका क्या है हनन होता है तो वो सीधा कहाँ पे जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी याचिका दायर कर सकता है इसको लेकर। ये हर एक पॉइंट वर्ड टू वर्ड लाइनें जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। अब कानून के द्वारा रोक दिया गया है। लंबे समय तक दलितों लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालात यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा है, ये हमने डिटेल में पढ़ चुका है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया दलितों के उत्थान के लिए और कौन सी लाइन बोली थी।
अगर आपको लास्ट जो क्लास है वो अच्छे ढंग से समझ में आई है तो आप इसके अंदर ये कमेंट करके बताना कि किस प्रकार से इसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनके द्वारा कौन से पॉइंट बताए गए कि उन्होंने जाति प्रथा जो है, जो दलित थे उनके साथ में जो भेदभाव किया जा रहा है तो उनको लेकर कौन कौन सी उन्होंने बातें बोली, कौन से पॉइंट आउट किया है। पहले जो हालात थे वो अलग थे कि उनको कोई भी मंदिर है या कोई भी पब्लिक प्लेस है उसके अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, जिसके बारे में अंबेडकर जी ने कहा कि अगर जो दलित है उनको अपने जीवन में ऊंचा उठाना है तो ऊंचा उठाने के लिए उनको क्या चाहिए, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, उनके लिए एक बेहतर शिक्षा प्रणाली होने की जरूरत है। एक शिक्षा प्रणाली है जिसके माध्यम से उनके जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाया जा सकता है या उसको बढ़ाया जा सकता है। और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा है कि यह प्रथा अमानवीय है, यानी कि जब किसी भी व्यक्ति के साथ में छूत अछूत, यानी कि ये व्यक्ति जो है ये निम्न जाति का है इसलिए कोई भी पब्लिक चीज है उसे छूने का अधिकार नहीं है, या कोई भी उच्च जाति के लिए कोई चीज बनाई गई है वो वहां पर नहीं जा सकता है, वो उसको हाथ नहीं लगा सकता है, तो ये सब चीजें जो है ये उनको क्या मानी गई है, अमानवीय मानी गई है, यानी उनके साथ में ये गलत व्यवहार किया जा रहा है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के लिए बराबरी का व्यवहार हो, यानी कि न्याय कब दिया जाएगा, जब अगर सामाजिक रूप से सभी जो लोग हैं वो एक समान होंगे तो ही उनके लिए क्या है, न्याय जैसा जो वर्ड है वो स्थापित किया जा सकता है। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है, यानी कि न्याय और समानता दोनों ही कॉन्सेप्ट एक दूसरे में क्या है, इंटीग्रेटेड बताई गई है। अगर लोग क्या है सामाजिक रूप से समान है तो उनके लिए न्याय जैसी व्यवस्था काम करेगी। अगर सामाजिक रूप से ही उन लोगों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है तो वो न्याय जैसी व्यवस्था के ऊपर क्यों विश्वास करेंगे, क्यों वो कहेंगे कि उन्हें न्याय चाहिए, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में उनके साथ में हमेशा उच्च नीच को लेकर भेदभाव देखने को मिल रहा है, तो वो बच्चा कभी भी न्याय के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकता है। इसलिए न्याय और समानता दोनों ही एक दूसरे से क्या है, इंटीग्रेटेड चीजें हैं सामाजिक स्तर पर। उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़की की देखभाल लड़के से ज्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता है कि जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत और अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए जिसके द्वारा लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेज में लड़कियों की फीस खत्म या फिर कम करने का प्रावधान किया गया है। तो इसके अंदर कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। ये हमारा 4th चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है एक ही वीडियो के अंदर, और बाकी हम जो नेक्स्ट 5th चैप्टर है वो कल की नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छे ढंग से समझ में आ रही है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई क्लास अपलोड की जा रही है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप टाइम से अपनी क्लास को कंप्लीट कर सकें, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी टाइम से कर सके। और एक सबसे बढ़िया अच्छी बात क्या है, जो भी क्लास के अंदर पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आपको अंडरलाइन करके करवाया जा रहा है। भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन करो, आप इसको वर्ड टू वर्ड डिस्कस करो। तो इसके लिए क्या जरूरी है, जो भी लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए कहा जा रहा है या जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आप उसे एक अलग से नोटबुक के ऊपर नोट करो, और जिस टाइम आप एग्जाम बिल्कुल पास होगा उस टाइम पूरी एनसीईआरटी बुक पढ़ने के कंपैरिजन में जो नोट्स आपने वन लाइनर नोट्स अपने हाथ से लिखे हैं वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो उसके लिए आपको अपनी ही राइटिंग के अंदर छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स जो है वो बनाने चाहिए, जो कि एग्जाम टाइम में आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सके और आपकी जो रिवीजन है उसको एक बेटर वे में रिवीजन करने में भी आसानी हो। ओके, थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर।